तो हम लोग इकोनॉमी के तीसरे लेक्चर में हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने इकोनॉमी के डेफिनेशन को समझा और इकोनॉमी में क्या सिलेबस है, हमारा क्या पाठ्यक्रम है, जहां से पीसीएस, आईएएस और दूसरे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए इसके बाद वाले या इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने जाना कि कितने टाइप के इकोनॉमिक मॉडल दुनिया में हैं और उस दृष्टि से भारत किस तरह के आर्थिक व्यवस्था में आता है, भारत किस तरह की अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं, उसके समक्ष चुनौतियां क्या हैं, इन सारी बातों के बारे में हमने जाना। इसी क्रम में हम तीसरे लेक्चर में हैं और हमारा तीसरा लेक्चर है इस बारे में कि आर्थिक समृद्धि और विकास क्या होते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सामान्यतया हमको ऐसा लग सकता है कि ये दोनों एक ही हैं, इन जनरल वे में लोगों को लगता है कि ये एक ही हैं, लेकिन इनमें थोड़े भेद हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन दोनों में थोड़ा अंतर है, थोड़ा क्या बहुत ही अंतर है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जस्टिफाई करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को। अगर किसी कंट्री में इकोनॉमिकली ग्रोथ हो रही है लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो बीच में कुछ ना कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम होगा, या उस व्यवस्था में जो मशीनरी काम कर रही होगी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी काम कर रही होगी, वो बहुत बेहतर तरीके से काम नहीं कर पा रही होगी। अगर हम इस लाइन को माने कि ये ग्रोथ है, ग्रोथ की लाइन है, और इस लाइन को हम माने कि ये, इस एक्सिस को हम माने कि ये डेवलपमेंट का एक्सिस है, तो नियम ये कहता है, स्टैंडर्ड सिचुएशन ऐसी है या जो मानक दशाएं हैं वो ये हैं कि अगर इसमें आप 5 यूनिट बढ़ते हैं तो इसमें भी आप 5 यूनिट बढ़ेंगे। मतलब कि आपका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा और बिल्कुल ऊपर जाता जाएगा। जैसे जैसे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है वैसे वैसे आपके सिस्टम में इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। जिस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उसी तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होता है, जिसके कारण से डेवलपमेंट को लेकर बहुत सारी चर्चाएं होती हैं वैश्विक परिदृश्य में, और नए नए मॉडल ऑफ डेवलपमेंट ले आए जाते हैं। जैसे ग्रोथ तो होता है, ग्रोथ तो इसलिए होता है क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी संचालित की ही जाएंगी किसी भी व्यवस्था में। उसका परिणाम ये होगा कि पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, ग्रॉस नेशनल इनकम बढ़ेगी, और ग्रॉस नेशनल इनकम में पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। लेकिन वो पर कैपिटा इनकम उतने ही इक्विटेबल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है पॉपुलेशन में, ये सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी होती है, या सरकार ने जो इकोनॉमिक मॉडल अपनाया है वो कैसे फंक्शनिंग कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर एक साथ बढ़ रहे हो और समान पेस से बढ़ रहे हो, इक्वल पेस में बढ़ रहे हो, तो आप इस तरह का ग्राफ देखेंगे। लेकिन अगर ये ग्राफ ऐसा ही बन रहा होता सभी कंट्रीज में और इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रभावित कर ही रहा होता, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो फिर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इन सारे शब्दों की कोई जरूरत नहीं होती। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में कुछ चैलेंजेस रह जाते हैं। तो आज हम यही समझेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, और दोनों के बीच में संबंध कैसा है और कैसे इनको हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है कि व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि क्या है। तो आर्थिक समृद्धि क्या है? ये एक तरह का मात्रात्मक माप है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है। किस चीज का क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है? ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है कि आपका जो रियल नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रहा है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वो किस तरह से हो रहा है। तो मतलब कि इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस वेयर बाय द कंट्रीज रियल नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम इंक्रीजेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक लंबे समयांतराल के अंतर्गत कैसे आपकी वास्तविक राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है, उसी के डेफिनेशन को या उसी के मेजरमेंट को हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं इसके, इस तरह से हम डिसाइड करेंगे कि क्या बढ़ गया तो हम माने कि इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, या क्या बढ़ गया तो हम माने कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। तो पहले हम बात करते हैं कि किस चीज की वृद्धि को मापन करता है। तो आपने यहाँ क्या समझा कि रियल नेशनल इनकम, रियल नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम, वास्तविक राष्ट्रीय आय और वास्तविक प्रति व्यक्ति आय। ये रियल और नॉमिनल का क्या फर्क है? जब हम नेशनल इनकम को चालू मूल्यों पर मापते हैं, चालू मूल्यों मतलब करंट प्राइसेस पे मापते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं नॉमिनल। और अगर उन्हीं को फिक्स्ड प्राइसेस पे मापते हैं तो उसको हम कहते हैं रियल। मान लीजिए कि किसी कंट्री, कोई ए नाम की कंट्री है जिसका हमें रियल और नॉमिनल डेटा निकालना है, रियल इनकम और नॉमिनल इनकम निकालना है। मान लीजिए कि ए नाम के कंट्री ने पूरे एक साल में 1000 पेन बनाए और एक पेन को उसने 25 रुपए में बेचा, तो इनकम हुआ 25,000 रुपए का, है ना? 25 रुपए में बेचा। फिर अगली साल नेक्स्ट ईयर में
उस कंपनी ने फिर से 1000 पेन बनाए, लेकिन कुछ इन्फ्लेशनरी एक्टिविटीज के कारण से इसका प्राइस बढ़ गया और इसका प्राइस बढ़ के हो गया 30 रुपए। तो नेशनल इनकम कितना बढ़ जाएगी? 30,000 दिखाएगी। लेकिन ये जो 5,000 की ग्रोथ दिख रही है, क्या ये रियल ग्रोथ है? आप कह सकते हैं कि नहीं, ये वास्तविक वृद्धि नहीं है। वास्तविक वृद्धि क्यों नहीं है भाई? ये वास्तविक इसलिए इसको हम नहीं मान सकते क्योंकि इसने प्रोडक्शन में कोई वृद्धि नहीं की, और हमने आपको बताया है कि उत्पादन ही अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगा, प्रोडक्शन ही इकोनॉमी को आगे बढ़ाएगा। तो अगर हमको पता करना है कि रियल में हमारी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है या नहीं, तो हमको क्या करना होगा? इसको फिक्स रखना होगा। अब इसमें कोई भी बदलाव तब आएगा जब इस फिगर में कोई बदलाव आएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? मूल्यों को हम स्थिर कर देते हैं। हम किसी बेसियर के सापेक्ष मूल्य को मान लेते हैं और आगे आने वाले वर्षों में उसी मूल्य को जोड़ते रहते हैं। मान लीजिए कि हमने पेन का मूल्य 25 मान लिया, तो अगले साल भी हम 25 ही जोड़ेंगे। तो हम कहेंगे कि रियल टर्म्स में जीडीपी में कोई वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन नॉमिनल टर्म्स में 5,000 की वृद्धि हुई है। तो रियल और नॉमिनल का ये फर्क होता है। बाकी जब हम नेशनल इनकम पढ़ेंगे तो रियल नॉमिनल को और डिटेल से हम लोग डील करेंगे। तो रियल टर्म्स में वृद्धि हुई होनी चाहिए, ऐसा कह रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम में होने वाला एक वृद्धि है। हालांकि इसके और भी कंपोनेंट हैं, जैसा कि आगे की स्लाइड आपको बता रही है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। क्या क्या चीजों में वृद्धि होती है जिसको हम लोग कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में सबसे पहले क्या क्या चीज को हम शामिल कर रहे हैं? सबसे पहले नंबर पे शामिल कर रहे हैं इंप्लाइजेस द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में होने वाले वृद्धि को हम ग्रोथ कहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। अगर राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है, तो हम उसको कहेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि कैसे होती है? राष्ट्रीय आय में वृद्धि के लिए उत्पादन के स्तर को बढ़ाना होता है। कोई भी कंट्री अपने यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाएगा, और जो प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा उससे जो ग्रोथ होगी उसको हम रियल टर्म्स में इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। और अगर जीएनआई में ग्रोथ होगी, मतलब ग्रॉस नेशनल इनकम बढ़ेगी, तो पर कैपिटा इनकम अपने आप से बढ़ेगी, क्योंकि पर कैपिटा इनकम इक्वल टू होता है नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो अगर राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो पर कैपिटा इनकम अपने आप से बढ़ेगी। तो रियल टर्म्स में अगर नेशनल इनकम में वृद्धि हो रही है या पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे? कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो पहला चर है, जो पहला पिलर है, वो क्या है? ग्रोथ इन द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन द नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। दूसरा क्या है? मेजर्ड बाय एन इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम। वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि में वास्तविक राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि होती है उसी को हम आर्थिक समृद्धि के तौर पे मापते हैं। रियल इनकम शुड बी ओवर अ लॉन्ग पीरियड। ये जो वृद्धि हो रही है ये थोड़े समय के लिए नहीं होनी चाहिए, ये लंबे समय के लिए होनी चाहिए, तब हम कहते हैं कि हाँ, आर्थिक समृद्धि का संकेतक है ये। जैसे आप मान लीजिए कि एक महीना 1 क्वार्टर बढ़ गया, 1 क्वार्टर ना बढ़े, वो कम से कम 1 साल में बढ़े, तो हमारा जो मेजरमेंट है आर्थिक समृद्धि का वो हम साल 10 साल लगते हैं, फिर हम 5 साल लगते हैं, फिर 10 साल, 15 साल, 20 साल। तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड इसको पढ़ना चाहिए। इंक्रीज इन इनकम शुड बी बेस्ड ऑन इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी। मैंने क्या बताया आपको पीछे कि अगर आपके यहाँ पैसे बढ़ रहे हैं, एक बात आप समझ लीजिए कि पैसे से कोई भी देश अमीर नहीं होता, वरना दुनिया के सारे देश दुनिया की सारी समस्या का समाधान कर देते पैसा छापकर। आपको रोजगार देती है सरकार, आपको बहुत सारे तरह की सुविधाएं देती है। ये सारा कुछ देने से अच्छा है आपको एक मशीन दे दे, रात में करेंसी छापिए, सुबह खर्च करिए, कोई टेंशन ही नहीं है। सरकार पे भी जो तमाम तरह के ब्लेम लगाए जाते हैं कि इकोनॉमी को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है और ये चीजें ऐसी बढ़ रही हैं जिनसे जीवन जीना असुविधाजनक हो रहा है, तो उन सब बातों पे सरकार की कोई जवाबदेही भी नहीं बनेगी और आप खुश भी रहेंगे कि हमारे पास बहुत पैसा है। तो कोई भी कंट्री कभी भी पैसे से अमीर नहीं होता है, बल्कि उसके यहाँ वस्तु और सेवाओं के उत्पादन का स्तर क्या है ये बताता है कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, या आप इकोनॉमिकली कितने स्ट्रांग हैं। इट विल डिपेंड अपॉन कि व्हाट इज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन योर इकोनॉमी। और लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ाएंगे तभी हम कहेंगे कि आप इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं। जैसे कि पीछे वाले एग्जांपल में आपने देखा कि पेन तो 1000 ही बनी, केवल उसकी कीमत वृद्धि हो गई, तो आपने कहा कि ये आर्थिक विकास हुआ, जबकि ये आर्थिक विकास नहीं था। तो आगे आर्थिक समृद्धि नहीं थी वो। आगे चलते हैं तो आर्थिक समृद्धि आपको समझ में आई कि आर्थिक समृद्धि अगर हम आपको एक लाइन में बताना चाहें तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? जो भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं अगर उनमें कुछ वृद्धि हो रही है तो उसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं।
अब बात आती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, ये आगे स्लाइड में आपको बताया गया है। देखिए, ये क्या कह रहा है, डिफाइंड एज द सस्टेन्ड इंप्रूवमेंट इन व्हाट, सस्टेन्ड इंप्रूवमेंट इन मटेरियल वेलबीइंग ऑफ द सोसाइटी। मटेरियल वेलबीइंग ऑफ द सोसाइटी का मतलब क्या है कि वहां पर शिक्षा का स्तर क्या है, स्वास्थ्य का स्तर क्या है, सार्वजनिक सुविधाओं का स्तर क्या है, यातायात के साधन कैसे हैं, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन कैसा है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, लोग अपने जीवन को आसान बनाने के लिए उपकरणों का प्रयोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इन सारी चीजों के मेजरमेंट को अगर एक शब्द में मापना हो तो वो क्या है, वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, मटेरियल वेलबीइंग ऑफ द सोसाइटी। आगे कह रहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट देन इकोनॉमिक ग्रोथ। वाइडर कॉन्सेप्ट कहने के पीछे क्या है कि आर्थिक समृद्धि अपने आप में कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। आर्थिक समृद्धि एक क्रिया है, उस क्रिया का परिणाम क्या होगा, उस क्रिया का उद्देश्य क्या होगा। तो आर्थिक समृद्धि एक क्रिया है जिसका उद्देश्य है आर्थिक विकास करना। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है और मटेरियल वेलबीइंग नहीं हो रही है सोसाइटी में, नेशन में, पर्सन्स में, तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ कहीं ना कहीं असंतुलित हो रहा है, एकांगी हो रहा है। इसका मतलब यह है कि कुछ लोगों के पास ही पैसे जा रहे हैं। जैसे आप अपनी इकोनॉमी की बात करें तो आप दावा करते हैं कि चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। जिस समय आप ये दावा कर रहे हैं कि चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक उसी टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त अनाज बांटते हैं। तो 80 करोड़ मतलब कि आउट ऑफ 140 करोड़ पीपल्स, मतलब कि लगभग 60% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। सच यही है। अब उसको कोई कैसे भी झुठला के पेश कर दे, वो दैट इज अनदर थिंग। लेकिन सच यही है कि अगर 80 करोड़ लोग प्रधानमंत्री अन्न योजना पर जिंदा हैं, तो या तो हमारी मशीनरी खराब है जो ये तय नहीं कर पा रही है कि किसको असल में अनाज देना है और किसको नहीं देना है, या तो ये बात सही है, और या तो ये बात सही है कि 60% लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, जिनको अपनी जीविका के लिए सरकार के फ्री अनाज वितरण योजना पर निर्भर होना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ये जो असंतुलन आप दिखा रहे हैं, यही असंतुलन है इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था जिन पैमानों पे हैं, उसका बेनिफिट कुछ ही लोगों को मिल रहा है। तो जो सबका साथ सबका विकास का मामला है, वो शायद पूरा नहीं हो पा रहा है। Apart from the growth of national income, it includes changes. Changes in what? Social changes, cultural changes, political changes, as well as economic changes, which contribute to material progress. जिससे हम अर्थव्यवस्था को, या हम जिससे हम किसी भी देश की इकोनॉमी को और बेहतर कर पाते हैं, किसी भी देश के विकास के स्तर को और ऊंचा बढ़ा पाते हैं। तो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के अंतर को आप समझते चलिए। आर्थिक विकास क्या है, गुणात्मक चीज है, क्वालिटेटिव है। जैसे कि आपने देखा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या था, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या था, वो क्वांटिटेटिव था, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, वो क्वालिटेटिव है, वो गुणात्मक है, गुणात्मक रूप से वृद्धि हो रही है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या क्या आएगा, ये आप देख लीजिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आएगा, इट कंटेन्स चेंजेस इन व्हाट, चेंजेस इन रिसोर्स सप्लाई। संसाधन आपूर्ति में क्या स्तर है, संसाधन आपूर्ति का क्या स्तर है, मतलब कि लोगों को सफिशिएंट मात्रा में रिसोर्स अवेलेबल है कि नहीं है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। दूसरा कर रहा है रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण की दर। पूंजी निर्माण की दर का मतलब हुआ कि हमारे पास जो पैसा आता है उससे हम सेविंग कितनी कर पाते हैं। कैपिटल कैसे बनता है, इनकम से, है ना। और इनकम का एक हिस्सा हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। आपको कहीं से भी इनकम हो रही होगी तो इनकम के एक हिस्से को आप क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, और कंज्यूम करने के बाद जो बचा हुआ हिस्सा है उसका क्या करते हैं, सेविंग करते हैं। और जो सेविंग करते हैं, बचत करते हैं, ये आगे के चैनल में, अगर आप इसको बैंक में बचत करते हैं, अगर आप लाल कपड़े में बांध के गाड़ देते हैं तो वह अलग बात है। लेकिन अगर आप इसको बैंकिंग सिस्टम के थ्रू अपनी सेविंग को मेंटेन करते हैं, तो बैंक क्या करता है, कैपिटल फॉर्मेशन की प्रोसेस में आपके पैसे को डाल देता है, जो कि लगभग 5 टाइम कैपिटलाइज होता है मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए। तो किसी भी देश में रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन किस बात पर डिपेंड करेगा कि लोगों की इनकम का स्तर क्या है, क्या वो अपने उपभोग से अधिक कमा रहे हैं, और अगर अपने उपभोग से अधिक कमा रहे हैं तो वो निश्चित तौर पर बचत करेंगे, और बचत क्या होगी, किसी भी देश में पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाएगी, कैपिटल फॉर्मेशन के रेट को बढ़ाएगी। अब मान लीजिए कि जो आपकी इनकम होती है
वो उसका बहुत बड़ा हिस्सा आप खाने पीने में खर्च कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आपके यहाँ रेट ऑफ इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है और सर्वाइवल कॉस्ट बढ़ी हुई है। जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो क्या होगा? कॉस्ट ऑफ सर्वाइवल बढ़ जाएगा, और कॉस्ट ऑफ सर्वाइवल बढ़ेगा तो आपकी इनकम का ज्यादा हिस्सा सर्वाइवल में खर्च होने लगेगा, और इनकम का ज्यादा हिस्सा सर्वाइवल में खर्च होगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी? तो प्रॉब्लम आएगी कि आपके यहाँ कैपिटल फॉर्मेशन की रेट गिर जाएगी, सेविंग आपकी कम हो जाएगी। और अगर सेविंग कम हुई, कैपिटल फॉर्मेशन कम हुआ, तो ये क्या होगा? इन्वेस्टमेंट को रोक देगी, इन्वेस्टमेंट कम होगा, और इन्वेस्टमेंट कम होगा तो क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट गिरेगा, एम्प्लॉयमेंट जो है कम हुआ तो क्या होगा? प्रोडक्शन गिरेगा, और प्रोडक्शन कम हुआ तो नेशनल इनकम अपने आप से कम हो जाएगी, राष्ट्रीय आय अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि कुल प्रोडक्शन को ही आप राष्ट्रीय आय कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को ही आप नेशनल इनकम कहते हैं, तो वो भी आपकी क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। तो ये कैसे चल रहा है? पूंजी निर्माण की दर का ऊंचा होना क्या है? एक तरह का विटामिन है जो किसी भी बॉडी को हेल्थ, किसी भी बॉडी के हेल्थ को इंप्रूव करता है। तो वैसा ही विटामिन क्या है ये? रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन एनी इकोनॉमी। कैसा रोल है उसका? विटामिन वाला रोल है। साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, इस पर भी डिपेंड करेगा कि आपके यहाँ डेवलपमेंट किस लेवल में है। कई बार हम जानते हैं जैसे हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन हम फिर भी बहुत बेहतर तरीके की अर्थव्यवस्था नहीं बन पा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे, टेक्नोलॉजी के लेवल पे, प्रोडक्शन के लेवल पे, प्रोडक्शन की क्वालिटी के लेवल पे। तो उसके पीछे रीजन क्या है? कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, और हमारी राष्ट्रीय, अच्छा आप ये भी आप समझते चलिए कि आप जो बार बार दावा करते हैं, हमारी सरकारें जो बार बार दावा करती हैं कि हम दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर भारत के 140 करोड़ लोग भारत में बना हुआ खाना खाने लगे, भारत में बने हुए कपड़े पहनने लगे, भारत में बने हुए जूते पहनने लगे, भारत में बनी हुई दवाइयों का प्रयोग करने लगे, भारत के छाते प्रयोग करने लगे, भारत की घड़ियां प्रयोग करने लगे, अपने जीवन से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं उनको भारत का यूज करने लगे, टीवी भारत का यूज करने लगे, कार भारत से खरीदने लगे, अपने आप से आप दुनिया की पहली अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। आप बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा कंज्यूमर हब है आप। तो वो पॉपुलेशन का बढ़ा होना दो तरह से फायदा करता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके यहाँ प्रोडक्शन का लेवल क्या है। अगर आपके यहाँ प्रोडक्शन का लेवल बहुत अच्छा नहीं है तो वही जनसंख्या आपके लिए क्या बन जाएगी? भार बन जाएगी। और अगर आपके यहाँ प्रोडक्शन का लेवल बढ़ा हुआ है तो वो जनसंख्या अगर संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो रही है, जैसे एक घर में मान लीजिए कि 20 लोग हैं और कमाने वाला एक है, तो आपको क्या लगेगा कि बहुत बड़ा परिवार है। एक दूसरे परिवार की कल्पना करिए जिसमें 50 लोग हैं लेकिन 49 लोग कमाते हैं उसमें से, तो वो परिवार बड़ा होते हुए भी ज्यादा अच्छे से अपने आप को रख पाएगा। तो पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब ये क्या है? डिपेंडेंट पॉपुलेशन है या वर्किंग है, इस पर डिपेंड करेगा कि आप यहाँ पॉपुलेशन किस तरह से इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रही है, बोझ बनी हुई है कि काम कर रही है। चौथा चीज जो है वो टेक्नोलॉजी, स्किल एंड एफिशिएंसी। ये एक फैक्टर है जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या लेवल है। तो टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ बेहतर है और बेहतर होने की जरूरत है, स्किल पे हमारे यहाँ काम हो रहा है और काम किए जाने की जरूरत है, और जो लोगों की एफिशिएंसी है, लोगों की हो, मशीनरी की हो, इकोनॉमी की हो, हम तो लोगों की स्टडी कर नहीं रहे, हम ओवरऑल की बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, हमारे यहाँ जो स्किल लोगों में पास है, हमारी जो मशीनरी इकोनॉमी की जो स्किल है वो, और जो लोगों की एफिशिएंसी है, इकोनॉमी की एफिशिएंसी है, इसको बढ़ा हुआ होना चाहिए। इसीलिए तो आप डेवलपिंग है। अगर आप यही सारी चीजें आपके यहाँ बढ़ी हुई होती तो आप क्या कहते हैं कि हम डेवलप्ड नेशंस हैं, डेवलप्ड नेशंस का पार्ट है। इंस्टीट्यूशनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप कैसा है आपका, और वहां तक आम आदमी की पहुंच कैसी है, इस पर डिपेंड करेगा कि आप इकोनॉमिकली कितना डेवलप्ड हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट का या इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्या ऑब्जेक्टिव रहता है हमारे यहाँ। तो ऐसे हमने 4 ऑब्जेक्टिव आपके लिए बनाए हैं कि इन 4 पैमाने पर, इन 4 बातों पर हमें सोचना चाहिए। अगर ये चारों फैक्टर, 4 पिलर्स हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, क्या ये चारों पूरे किए जा रहे हैं? और अगर किए जा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए जा रहे हैं तो इनको किया जाना चाहिए, है ना? इनको किया जाना चाहिए। तो पहला पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? मोर इक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। जो राष्ट्रीय आय, मैंने कहा कि नेशनल इनकम हो रही है, वो नेशनल इनकम कितना इक्विटेबल तरीके से लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इट विल डिसाइड कि आपके यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल क्या है। दूसरा पॉइंट है ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। लोगों को रोजगार के पर्याप्त साधन उपलब्ध होने चाहिए। सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा रोजगार के साधनों का सृजन किया जा सके। यही कारण है कि जब इलेक्शन कैंपेन होता है तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, हम 5 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, लेकिन जब वास्तविक स्थिति आती है तो मामला टाटा है, हो जाता है।
तीसरा जो पॉइंट है वो है पॉवर्टी एलिविएशन। अगर आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है लेकिन पॉवर्टी एलिविएशन नहीं हो रहा है, गरीबी उन्मूलन नहीं हो रहा है, गरीब समाप्त नहीं हो रहे हैं, हालांकि गरीब समाप्त ना करें, गरीबी समाप्त करें, गरीबी समाप्त नहीं हो रही है तो आपके इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कन्वर्ट नहीं हो रही है। और चौथा पॉइंट क्या है, इन्वायरमेंटल वेलबीइंग एंड इंक्लूसिवनेस। ये भी बहुत बड़ा पैरामीटर है जिसके आधार पे हम किसी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को माप सकते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मापन में सबसे पहला फैक्टर हमने क्या रखा कि इक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो इक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ कि आप इंक्लूसिवनेस पे काम कर रहे हैं, एक्सक्लूसिवली डेवलप नहीं हो रहे हैं कि कुछ लोगों, जैसे अपने यहाँ इंडिया में क्या है, हमने आपको पीछे ही बताया था कि के शेप्ड इकोनॉमी है इंडिया। जो बड़ा है वो और बड़ा होता जा रहा है, जो छोटा है वो और छोटा होता जा रहा है, गरीब और गरीब, अमीर और अमीर। ऐसे मॉडल ऑफ इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं, के शेप्ड इकोनॉमी कहते हैं। तो के शेप की इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, ये भी चिंता का विषय है। तो इंक्लूसिवनेस इन व्हाट, इंक्लूसिवनेस इन ऑल टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। प्रोडक्शन में सभी को शामिल होना चाहिए, कंजप्शन में सभी को शामिल होना चाहिए, वितरण में सभी को शामिल होना चाहिए, आर्थिक क्रियाओं में सभी की भागीदारी और आर्थिक क्रियाओं से सभी को लाभ, ये सुनिश्चित कर जिस तरह का विकास मॉडल हम डेवलप कर सकते हैं उसको हम समावेशिता कहते हैं या इंक्लूसिवनेस कहते हैं। तो इंक्लूसिवनेस नहीं है, इन्वायरमेंटल वेलबीइंग भी होनी चाहिए। हमने आपको बताया कि अगर हम अपने शरीर को नष्ट करके बहुत पैसा कमा लें और बहुत पैसा कमाने के बाद हम ऐसी स्थिति में आ जाए कि अपने शरीर को जिंदा रखने के लिए हमें दवाइयां खानी पड़े और उसी पैसे से हम दवाई भी खा लें, उसी पैसे को हम खर्च कर दें दवाई करवाने में, तो ये ठीक कदम नहीं होगा। तो इन्वायरमेंटल वेलबीइंग से मेरा मतलब है कि जिनको हम संसाधन के रूप में प्रयोग करते हैं, जिन भी घटकों को हम आर्थिक संसाधन के तौर पे प्रयोग करते हैं, उनको इस तरह से होना चाहिए जिससे कि उनकी गुणवत्ता में कोई कमी ना आए। और अगर आप इन्वायरमेंटल वेलबीइंग का ध्यान रखेंगे तो आपका डेवलपमेंट सस्टेन कर पाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाएंगे। आगे हम तुलना करेंगे दोनों में, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ताकि आपको और बेहतर तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट समझ में आ जाए। इस तुलना में हम देखिए, सबसे पहले कंपैरिजन किस बेसिस पे कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ की मीनिंग क्या है, इट रिफर्स टू एन इंक्रीज इन द रियल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री। किसी भी राष्ट्र में वस्तु और सेवाओं के वास्तविक उत्पादन में होने वाली वृद्धि को हम ग्रोथ कहते हैं। अब अगर वस्तु और सेवाओं का उत्पादन अधिक हो रहा है तो बाकी जितने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो अपने आप पॉजिटिव मूव करेंगे। जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, चेंजेस इन द इनकम, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अलोंग विद प्रोग्रेसिव चेंजेस इन सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को इसमें हम शामिल करेंगे। मतलब कि आर्थिक विकास क्या है, आय में वृद्धि तो हो ही रही है, आय में वृद्धि के साथ साथ क्या हो, बचत में वृद्धि हो ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सके, इन्वेस्टमेंट हो ताकि हमें एम्प्लॉयमेंट मिल सके, और प्रोग्रेसिव चेंजेस जो होने चाहिए जो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को और बेहतर बनाए, जो सामाजिक आर्थिक अर्थव्यवस्था है उसको और बेहतर बनाए। सामाजिक आर्थिक अर्थव्यवस्था का मतलब है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है वो सोशल पैरामीटर पर कैसे डेवलप हो। जब आप इस तरह का टर्म देखेंगे सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, तो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, हेल्थ सर्विसेज कैसी हैं, स्कूल्स एजुकेशन कैसा है, ट्रांसपोर्ट कैसा है, कम्युनिकेशन कैसा है, ये सब और तमाम चीजें इसमें शामिल हैं जिनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री कहते हैं। तो मीनिंग का अंतर समझ में आया। ये क्या कह रहा है कि वस्तु सेवाओं के उत्पादन के स्तर में वृद्धि होनी चाहिए, ये क्या कह रहा है कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए, लोगों के पास सेविंग बढ़नी चाहिए, लोगों के पास कंट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए, रोजगार बढ़ना चाहिए, ये सारी बातें ये कह रहा है। दूसरा कंपेरिजन हम कर रहे हैं कि दोनों में कौन कौन से फैक्टर्स शामिल हैं, आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि के क्या क्या फैक्टर्स हैं और आर्थिक विकास के क्या क्या फैक्टर हैं। तो आर्थिक समृद्धि के 5 फैक्टर आपके लिए लाए गए हैं। पहला क्या है, ग्रोथ इन, इंक्रीज इन ऊपर लिख दिया गया है, मतलब कि ये इन फैक्टर्स में होने वाले वृद्धि को हम इकोनॉमिक ग्रोथ कह रहे हैं। तो कौन कौन सी चीजें हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ना चाहिए, मतलब जिसको आप जीडीपी कहते हैं, वो बढ़ना चाहिए, सकल घरेलू उत्पाद बढ़ना चाहिए, कंजप्शन लेवल ऑफ द कंट्री बढ़ना चाहिए, ये ग्रोथ हो रही है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़नी चाहिए, मतलब सरकार का व्यय बढ़ना चाहिए, सरकार का व्यय बढ़ेगा तो किसको लाभ होगा, विद द पीपुल ऑफ इंडिया को लाभ होगा। सरकार का व्यय बढ़ेगा तो कहां बढ़ेगा, सड़कें बनेंगी, अस्पताल बनेंगे, स्कूल बनेंगी, यूनिवर्सिटीज बनेंगी, कॉलेजेस बनेंगे, तो किसका फायदा होगा, हम भारतीयों का फायदा होगा, विद द पीपुल ऑफ इंडिया का फायदा होगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए, क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा। नेट एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी, और विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भी हमारा सम्मान बढ़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भी हम आगे बढ़ेंगे।
तो ये 5 फैक्टर्स हमें लगता है कि इनको शामिल किया जाना चाहिए। किसमें लगता क्या है शामिल किया जाता है, इसमें शामिल किया जाता है, ये है इकोनॉमिक ग्रोथ। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या है, डेवलपमेंट रिलेट्स टू इससे डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, मानव संसाधन विकसित हो रहा है कि नहीं। मानव संसाधन विकसित होने का मतलब आदमी पढ़ लिख पा रहा है, उसको रोजगार मिल रहा है, उसको टेक्नोलॉजी के प्रति उसका रुझान बढ़ रहा है, उसकी स्किल बढ़ रही है, ये सब चीजों में वृद्धि अगर हो रही है, उसका नैतिक उत्थान हो रहा है, स्पिरिचुअल वेलबींग हो रही है, तो वो हम क्या कहेंगे कि वो क्या कर रहा है, ह्यूमन रिसोर्स के रूप में डेवलप हो रहा है, ह्यूमन कैपिटल के रूप में डेवलप हो रहा है। डिक्रीज इन इनइक्वालिटी फिगर, जो के शेप की इकोनॉमी है ये ठीक नहीं है, तो इसमें इसके जो ये गैप है ये कितना कम हो रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो आप देखेंगे कि बढ़ रहा है तो ये खराब इकोनॉमी को शो कर रहा है, अगर घट रहा है तो ये सरकार के बेहतर प्रयासों का सूचक है। स्ट्रक्चरल चेंज दैट इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब उनकी स्कूलिंग, उनका मेडिकल फैसिलिटी, उनके लिए जो और ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन के साधन है उनमें क्या वृद्धि हो रही है, उनमें क्या बदलाव हो रहा है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सस्टेनेबिलिटी है कि नहीं है। सस्टेनेबिलिटी होगी तभी हो पाएगी जब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन होगा, पर्यावरण सुरक्षित रखेंगे, मतलब पर्यावरण क्या है, आर्थिक विकास के जो संसाधन है अगर उनको सुरक्षित रखेंगे तो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा होगा, सस्टेनेबल नेचर का होगा। इंक्लूसिवनेस होना चाहिए, पैरिटी होनी चाहिए। इंक्लूसिवनेस का मतलब समावेशिता होनी चाहिए, सभी को इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए, आर्थिक क्रियाओं में सभी की भागीदारी सुनिश्चित की जाए और आर्थिक क्रियाओं से होने वाले लाभ में भी सभी की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, मतलब प्रक्रिया और लाभ दोनों में समता हो, दोनों में सभी को अवसर मिले, इसी को हम इंक्लूसिवनेस कहते हैं। और पैरिटी एज मोर एज पॉसिबल डिटरमाइन की जानी चाहिए सरकार के द्वारा, इस तरह का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए। अगला कंपैरिजन है ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ बोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को हम कैसे मेजर करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर्ड बाय द क्वांटिटेटिव फैक्टर्स सच एज एन इंक्रीज इन रियल जीडीपी और पर कैपिटा इनकम। हमने पहले भी बताया था कि इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, ये क्वांटिटेटिव चेंज है। क्वांटिटेटिव चेंज किसमें है, नेशनल इनकम में, पर कैपिटा इनकम में, इस तरह की चीजों में। जबकि इसको कैसे मापते हैं, ये क्वालिटेटिव मेजरमेंट है, सच एज एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से मापेंगे कि आप कहाँ पे हैं। तो अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आपकी रैंकिंग अच्छी है तो आप डेवलप्ड नेशन में काउंट किए जाएंगे। अच्छा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंकिंग अच्छी करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपके यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाना होगा, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाने के लिए आपको हेल्थ सर्विसेज बढ़ानी पड़ेंगी, आपके यहाँ स्कूलिंग की रेट को बढ़ाना होगा, मतलब कि एजुकेशन लेवल को बढ़ाना होगा, और जो आपका ड्रॉप आउट रेशियो है इसको कम करना होगा। इसके लिए क्या करना होगा, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा स्कूल डेवलपमेंट के लिए। तो आपके यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और पर कैपिटा इनकम बढ़ानी होगी, जिससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो सके। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, 3 कंपोनेंट इसमें शामिल किए जाते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी को आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं तक आम आदमी की पहुंच, एक्सेस ऑफ हेल्थ सर्विसेज फॉर ऑल, अगर ऐसा सुनिश्चित करते हैं तो आपका यहाँ पे ये बढ़ेगा। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स में आपको नीचे जाना चाहिए, इन्फेंट मॉर्टलिटी आपकी गिरनी चाहिए, लिटरेसी रेट बढ़ना चाहिए। ये सब जो फैक्टर्स हैं, अगर इनमें आप यथोचित परिवर्तन लाते हैं तो आप क्या कहे जाएंगे कि आप इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री हैं। लेकिन अगर इन चीजों में वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं, या जहां गिरावट करनी वहां गिरावट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप आर्थिक रूप से प्रसिद्ध हैं लेकिन आर्थिक रूप से विकसित नहीं है। अगला कंपैरिजन है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इफेक्ट, इसका प्रभाव क्या होगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या प्रभाव होगा, ये क्वांटिटेटिव चेंज लाएगा इन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तन लाता है। मात्रात्मक परिवर्तन में हमने आपको बताया कि जीडीपी बढ़ जाएगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगा। ये क्या करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लीड्स टू क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव चेंजेस इन इकोनॉमी। ये क्वालिटेटिव चेंज की बात करता है, मतलब लोगों के जीवन स्तर में क्या वृद्धि हो रही है, शिक्षा स्वास्थ्य में क्या वृद्धि हो रही है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन में क्या वृद्धि हो रही है, बैंकिंग सर्विसेज किस तरह से काम कर रही हैं, इन सब में होने वाली वृद्धि को आप क्या कहते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री कहते हैं। अगला कंपैरिजन है ऑन द बेसिस ऑफ रेलिवेंस। इनका रेलिवेंस क्या है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ रिफ्लेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ नेशनल पर कैपिटा इनकम, वेयर एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट्स द प्रोग्रेस इन क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द कंट्री। दोनों का रेलिवेंस अलग अलग है। ये किसके रेलिवेंस में काम करती है, इनमें वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है। ये किस रेलिवेंस में काम करती है, कि प्रोग्रेस इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो फिर ठीक है, नहीं हो रहा है तो ये चिंताजनक बात है। अगर आपके यहाँ आर्थिक समृद्धि भी नहीं है और आर्थिक विकास भी नहीं है, तब तो आपको काम करना चाहिए दोनों पर एक साथ। लेकिन आप आर्थिक रूप से समृद्ध हैं लेकिन आपका आर्थिक विकास अच्छा नहीं है, तो ये चिंताजनक बात है, सरकार को अपनी कार्यप्रणाली पर विचार करना चाहिए।
अगली बात जो हम लोग कह रहे हैं वो ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ, डिफरेंसेस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यहाँ से भी देख सकते हैं। जीडीपी में वृद्धि हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। हायर इनकम हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स बढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ग्रोथ जो है ये यहाँ का मामला है। इन्वेस्टमेंट, कैपिटल, कैपेसिटी, लेबर, वेजेस, ये सब इकोनॉमिक ग्रोथ में जाएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या जाएगा? इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कैसे आपका देश प्रदर्शन कर पा रहा है। एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर मेजर्ड यूजिंग रेंज ऑफ वेरिएबल्स, और तमाम तरह के चर हैं जिनके आधार पर हम इनकी बात करते हैं। तो आपने आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के अंतर, उनकी उपयोगिता, उनकी आवश्यकता, इन सारी बातों पर इस लेक्चर को देखा। आपको लेक्चर आप इस लेक्चर से क्या आउटपुट लेके जा रहे हैं कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास दोनों अलग-अलग चीजें हैं। हालांकि दोनों एक दूसरे के साथ डीपली इंटरकनेक्टेड हैं, लेकिन दोनों को एक ही समझ लेना सही बात नहीं है। समृद्धि क्या है? वो मात्रात्मक इकाई है, मात्रात्मक मापन है अर्थव्यवस्था का, जबकि विकास क्या है? वो गुणात्मक मापन है अर्थव्यवस्था का। तो ये दोनों में अंतर है। लेकिन समृद्धि के बिना विकास संभव नहीं है, और विकास के बिना समृद्धि का कोई मतलब नहीं है। तो आप इस लेक्चर को देखिए, पढ़िए और इसमें अपनी सब्जेक्टिविटी डेवलप करिए, समझिए इस बात को। और अगले लेक्चर में हम लोग अगले टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।